मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक तेज करने के लिए कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। देहरादून में मीटिंग में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्यापन अभियान लगातार जारी रखा जाए। किसी भी संदिग्ध परिस्थिति, गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित वेरिफिकेशन के कोई दस्तावेज पास ना किया जाए। सीएम धामी ने अधिकारियों को अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखने के आदेश दिए। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं और जानकारी के साथ। सुनील नप्रभात, एक तरफ मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सख्त वेरिफिकेशन ड्राइव जो लंबे समय से चल रहा है उसको इसी तरह सख्ती से चलाए रखने के लिए जो उन्होंने आदेश दिए हैं, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दे कि उन्होंने क्या आदेश दिए हैं अधिकारियों को। देखिए, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी के मद्देनजर एक सख्त अभियान शुरू किया है। समय समय पर आपने देखा कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चले, तमाम अभियान चलाए गए, मजार जिहाद का अभियान चलाया गया, सरकारी जमीनों पर जहां जहां भी इंक्रोचमेंट था उनको तोड़ा गया और ये कार्रवाई निरंतर अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपने अफसरों को कहा है कि इस अभियान को सख्ती के साथ अमली जामा पहनाया जाए, कहीं पर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहां जहां भी इंक्रोचमेंट है, जिस भी विभाग की सरकारी डिपार्टमेंट की जमीन पर कोई अवैध धार्मिक निर्माण है या फिर अतिक्रमण की जद में है, तो उसको तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। यहाँ तक कि डीएम देहरादून ने इस संबंध में अपने अफसरों की मीटिंग ली और उन्होंने 3 दिन का अपने अफसरों को टाइम दिया है कि 3 दिन के भीतर जहां जहां भी इस तरह से अतिक्रमण है उसको चिन्हित कर उसको हटाया जाए। बाकायदा चेतावनी दी गई है कि यदि इसके बाद किसी डिपार्टमेंट की जमीन पर, किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मिलता है तो संबंधित अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी। ठीक इसी तरह से मुख्यमंत्री ने अभी तक जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है, आपने देखा कि करीब 150 से 200 लोग अभी तक विजिलेंस के द्वारा ट्रैप किए जा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो मुख्यमंत्री ने ये प्रगति रिपोर्ट मांगी है कि सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जो सख्त निर्देश दिए गए थे उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक अमला कर रहा है, उसकी एक रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून के अभी तक धर्मांतरण के जितने भी मामले हैं उसमें क्या प्रगति है उसकी भी एक स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने तलब की है। खासकर बॉर्डर एरिया में भी सुरक्षा की दृष्टि से सख्ती बरतने की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। जिस तरह से राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही थी अवैध डॉक्यूमेंट्स के जरिए, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अवैध रूप से यहाँ पर वोटर कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, इनकी सख्ती से जांच की जाए और वोटर आईडी कार्ड जिसका बना है और जो बना रहे हैं दोनों के खिलाफ सख्त का एक्शन लिया जाए। तो ये तमाम मसले आज सुबह मुख्यमंत्री ने जो अपनी हाई लेवल मीटिंग ली उसमें अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं और जो जरूरी रिपोर्ट है वो भी तलब की गई है। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए आज ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। वहीं इससे पहले गुरुद्वारे में शबद कीर्तन किया गया, इसमें सीएम धामी मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे और उन्होंने शबद कीर्तन करके बाबा का नाम जपा। हेमकुंड साहब में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिख ही वहां दर्शन करने जाते हैं, तभी आप देखेंगे कि हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग आपको दर्शन करने जाते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिखों की आस्था नहीं है, सभी धर्मों की आस्था वहां जुड़ी हुई है। क्योंकि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का पिछले जन्म का तप स्थान है, तो सभी की आस्था जुड़ी हुई है। मेरी फर्स्ट टाइम यात्रा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलावा आया एंड बस अब यहाँ से यात्रा शुरू होने जा रही है। अब आगे गुरु की मेहर से आगे हम जाएंगे श्रीनगर, फिर उसके बाद गोविंद घाट, फिर गोविंद धाम, फिर 25 तारीख से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू हो रही है, वहाँ दर्शन होंगे। और ये बढ़ते आगे देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 2027 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हरीश रावत ने इस बात का खुद ऐलान किया है। हरीश रावत ने कहा है कि 2022 में दबाव में उन्होंने चुनाव लड़कर एक बहुत बड़ी गलती करी,
लेकिन इस बार वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। हरीश रावत कहते हैं कि वो चुनाव लड़वाने का काम करेंगे और पार्टी के लिए प्रचार सदैव करेंगे। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं लड़ूंगा। असल में 2022 ही में मैंने फैसला कर लिया था और उस समय गलती हुई जो मैं लोगों के दबाव में आ गया कि उनके दबाव में आ गया। अब कि मैं किसी दबाव को मानूंगा नहीं, लड़ने जा रहा हूँ, लड़ाऊंगा, पार्टी को जिताऊंगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ अच्छी तरीके से, बिना मेरे समन्वय किए, मेरे प्रचार में कमान को संभाले चीज़ें बिखर जाएंगी। अल्मोड़ा से अगली खबर, जहां पर कांग्रेस ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और क्वारब के पास हो रहे भूस्खलन की जल्द ट्रीटमेंट की मांग की। दरअसल अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारब के पास लंबे समय से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हरीश रावत मौजूद रहे। कोटद्वार से अगली खबर, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से थलीसैंड आ रही बोलेरो नयार नदी की खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर हादसे की सूचना मौके पर मिलते ही पुलिस पहुंची। घायलों को खाई से निकाला गया, अस्पताल भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। चक्राता से अगली खबर है, जहां पर त्यूणी के पास टोंस नदी में एक शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नदी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है ये शव। कोटद्वार की खो नदी में गंदा पानी और कूड़ा डाले जाने के बाद विधानसभा स्पीकर गुस्से में आ गई। दरअसल ऋतु कंडूरी नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों के साथ खो नदी में तटीय इलाकों में नदी सुरक्षा दीवारों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान नदी किनारे अतिक्रमण और नदी में डाले जा रहे गंदे पानी को लेकर ऋतु कंडूरी भड़क गई और मौके पर स्थानीय महिला को फटकार लगा डाली। सीसीटीवी कैमरे में लगातार निगरानी रखने के आदेश दिए गए। अतिक्रमण और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई। आप लोगों को पहले भी कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। चालान का तो हमारा प्रावधान और चालान नहीं देता है उसको जेल भेजो। चालान का तो है मैक्सिमम 5000 लगाइए, कैमरे लगाइए, उस उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से यहाँ करिए अपने। मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में बारिश के दिनों में बड़े नाले उफान भरकर बाजारों के और रिहायशी इलाकों में कहर बरपाते हैं। बरसात को लेकर नगर निगम की तैयारी और व्यापारियों ने यहां पर सवाल खड़े करते हुए मीटिंग की। व्यापारियों का कहना है कि बड़े नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर ही नहीं जारी किए गए। इस बीच व्यापारी नेताओं ने भी मुख्य नगर आयुक्त से मिलकर नालों की सफाई की बात कही। मानसून आने वाला है और मानसून के आने से पहले प्रशासन को सचेत किया है कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जो बर्बादी व्यापारियों की होती है, एक एक दुकान में 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है, उसके बारे में आप इनको अवगत करा। पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खाना पूर्ति होती है। 15 टेंडर पहले लगे हुए थे, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है उसमें 4 टेंडर तो हो गए हैं इनके। अभी 11 टेंडर फिर से 23 तारीख को और 24 तारीख को आमंत्रित हैं। 23 को बिकने हैं और 24 को वो खोले जाएंगे। कोटद्वार से खबर, जहां पर सिगड्डी इलाके में जमीनी विवाद के चलते अपनी बुजुर्ग ताई की लाठी से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर रात राहुल मेहरा की गिरफ्तारी हुई है। जमीनी विवाद के चलते उसने अपने बुजुर्ग ताया पर लाठी डंडों से वार किया था। ताई की मौत हो गई और ताया अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत गंभीर बनी है। हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वो अभियुक्त को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बागेश्वर से खबर, जहां पर कपकोट में सड़क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपकोट के सापुली तोक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गर्भवती महिला को डोली के सहारे सड़क तक लोग लेकर जा रहे हैं। महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित है
और सापुली के लोग महिला को 3 किलोमीटर दूर सड़क तक डोली से लेकर गए हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको जानकारी देते हैं। चारधाम यात्रा में इस समय भक्तों का सैलाब पहुंच रहा है और रिकॉर्ड तोड़ लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब तक 4,50,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। कल 23,000 से ज्यादा भक्त यहां पहुंचे। धीरे धीरे चारधाम यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,94,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यात्रा रूट पर प्रशासन की टीम तैनात है। यात्रियों की हर संभव मदद हो रही है। दूर दराज इलाकों से पहुंचे हुए लोगों की हर दिक्कत का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,10,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा 2,10,000 यात्री पहुंचे। गंगोत्री में 2 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे। चारों धामों में सुविधाओं से यात्री खुश हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड में ये बहुत ही दुर्लभ पहाड़ियों में बहुत ही विहंगम दृश्य है, जहाँ भागीरथ जी ने वो तपस्या की, वो भोलेनाथ प्रकट हुए थे, जिसमें से उनकी जटाओं में से गंगा मैया निकले थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुंच रहे हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है उनकी लंबी लाइन गंगोत्री धाम में लगी हुई है। और आंकड़े की हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा यात्री गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं और लगातार जो यात्रियों की संख्या उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो 4 लाख से ज्यादा यात्री दोनों धामों में दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में लगातार जो यात्रियों की संख्या है बढ़ती जा रही है। ये गंगोत्री धाम का आपको मंदिर दिखा सकते हैं किस तरह से गंगोत्री धाम मंदिर, जहां जो श्रद्धालु है गंगा स्नान के बाद पहुंचते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। लगातार जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और उससे इजाफा से जो पुरोहित है वो भी खुश है। चारधाम में विदेशी यात्री बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि अब विदेशी हिंदू संस्कारों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल पर अब विदेशी भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। चारधाम में विदेशी यात्री बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पर खास बात यह है कि अब विदेशी हिंदू संस्कारों से भी जुड़ रहे हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल पर अब विदेशी भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। कपाट खुलने पर दुनिया भर से हिंदू यात्री हर साल पितृमोक्ष के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। ब्रह्म कपाल भी दिन भर पितृकर्म और पिंडदान का सिलसिला चलता रहता है। पर खास बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ विदेशी नागरिक भी पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं ताकि उनके पितरों को मोक्ष मिले। इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में गोत्र देखकर तर्पण पिंडदान होता है, पर विदेशी नागरिक बद्रीनाथ में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर पिंडदान कर रहे हैं। पुरोहितों के मुताबिक दुनिया में सनातन और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है और उसी का असर बद्रीनाथ में भी दिख रहा है। आज विदेशों में भी हमारे हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को मान रहे हैं। मलेशिया से, इंग्लैंड से, रसिया से लोग आकर के यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। हमारी सनातन सभ्यता है उसको अपना करके और हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिंडदान में पूजा पाठ संस्कृत में होता है और विदेशी यात्री पूजा पाठ समझ सकें, इसके लिए ट्रांसलेटर की मदद ली जा रही है। ज्यादातर विदेशी यात्री अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आते हैं ताकि हिंदू धर्म के कर्मकांड का मतलब समझ सकें।
और ये ट्रेंड बढ़ा है। वहीं नेपाल के बाद जर्मनी, हॉलैंड, ब्रिटेन, मलेशिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये विदेशी तीर्थयात्री आ रहे हैं, इसमें रूस है, जर्मन है, मलेशिया है, हॉलैंड है। ये श्रद्धालु अपने मोक्ष, पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पूछा तो क्या है, तो उनका ये मानना है कि सनातन धर्म में उनका विश्वास है। इस साल अब तक 32,000 से ज्यादा विदेशी यात्रियों ने चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो बताने के लिए काफी है कि हिंदू धर्म के मुताबिक दर्शन पूजन का क्रेज विदेशियों में बढ़ा है। जोशीमठ से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में सभी सरकारी जमीन से अतिक्रमण को जल्द हटाने के निर्देश जारी हुए हैं। जी हां, डीएम ने सभी विभागों को 3 दिन के अंदर ही सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करने के निर्देश दिए और इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड में गाड़ियों के नंबर यूके से शुरू होने की बजाय ऊ ख से शुरू होने की तैयारी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा विभाग भले ही पहल करने जा रहा हो, लेकिन ना तो मोटर व्हीकल एक्ट इसकी परमिशन देता है और ना ही लोगों को यह आइडिया पसंद आ रहा है। गाड़ियों का शुरुआती नंबर उस राज्य की पहचान होता है। उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कोड यूके है, जिसे बदलकर भाषा संस्थान ऊ खा करवाना चाहता है। इसके लिए एक लेटर परिवहन विभाग को भी भेजा गया है। भाषा मंत्री का कहना है कि ये सुझाव है जो हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर परिवहन विभाग को भेजा गया है। साथ ही बताया कि ये व्यक्ति की इच्छा पर होगा कि वो अपनी गाड़ी में नंबर हिंदी में लिखवा सकता है। देखिए, ये आदेश नहीं है अभी, ये हम लोगों ने एक सलाह दी है परिवहन विभाग को कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में भी म प्र उ प्र इस तरह के शब्द उपयोग रहते हैं अपने राज्य के अंदर, तो अगर क्योंकि मैं भाषा मंत्री भी हूँ और हिंदी को बढ़ावा देने की एक मुहिम भी है, तो उसमें ऊखों को भी मान्य कर दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति ऊपर जो यूके लिखना चाहे वो यूके लिखे, जो उखो लिखना चाहे उखो लिखे। क्योंकि यूके से कभी कभी ये मैसेज इंप्रेशन जाता है कि ये यूनाइटेड किंगडम, और उखो एक स्पेसिफिक होगा कि ये उत्तराखंड राज्य का है। अब भले ही भाषा संस्थान हिंदी में नंबर प्लेट चाहता है, मगर आम जनता को ये आइडिया रास नहीं आ रहा। लोग नहीं चाहते कि नंबर हिंदी में हो, उन्हें लगता है कि इंग्लिश में नंबर पढ़ना ज्यादा सही है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक किसी भी राज्य की सीरीज केंद्र सरकार ही तय करती है। उसके बाद नंबर का पूरा मानक भी तय है। कोड किस तरह होगा, अंक इंग्लिश में लिखे जाएंगे, ये सब केंद्र सरकार ही तय करती है। और अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। लिहाजा हिंदी में नंबर प्लेट होगा तो चालान कटना तय है। दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें यूके की जगह अगर यूके लिखा जाए तो वो एकदम पढ़ने में समझ में नहीं आ पाएगा हर किसी के, तो इससे सिक्योरिटी रीजन थोड़ा, तो अगर एकदम से किसी की कंप्लेंट करनी है या कुछ करनी है तो एकदम यूके की जगह ऊके आदमी पढ़ नहीं पाएगा। और बेसिकली इसका जो निर्धारण है वो भारत सरकार करती है और केंद्रीय मोटर यान नियमावली की व्यवस्था के अनुसार ही नंबर या कोड दिए जाते हैं। तो स्टेट का कोड भारत सरकार ने हमें दिया है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर किसी ने इस तरह का कोई नंबर प्लेट लिख रखी है तो वो मानक के अनुरूप नहीं होती है और उसका चालान किया जाता है। उत्तराखंड में प्रयोग हर लेवल पर होते हैं और अब अगर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर यूके की जगह ऊ खा करने का ये नया फरमान आता है तो आप भी अपनी गाड़ी में ऊ खा लिखने को तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। चमोली के सीमावर्ती इलाकों में भी पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बुधवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घरतौली पहुंचे। यहां की सुंदर वादियों का उन्होंने दीदार किया। पर्यटक घरतौली आकर काफी खुश नजर आ रहे थे। नैनीताल में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के साथ स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय के नारों से सरोवर नगरी गुंजायमान रही। तिरंगा यात्रा मल्लीताल पंत पार्क से शुरू हुई, मॉल रोड से होते हुए गांधी चौक पर खत्म हुई।
तिरंगा शौर्य यात्रा हमारे सैनिकों को सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और जिस तरह से सेना ने डटकर हमारे आतंकवाद को खात्मा किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार कि हमारे सैनिकों के इस सम्मान में जो तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है सारे विधानसभाओं में। उधर चमोली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालने के साथ ही यहां से भव्य नजारा सामने आया। स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। जोशीमठ में स्कूली बच्चों ने पूरे जोश के साथ यात्रा निकाली। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर पर भले ही रोड पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी यहां के लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। हालात तो ये है कि इन इलाकों में आज भी ना तो बिजली पहुंची है और ना ही मोबाइल सर्विस। रिपोर्ट देखिए। दशकों के इंतजार के बाद में व्यास घाटी के 7 गांव 2020 में रोड से जुड़ पाए थे। रोड कनेक्टिविटी होने से इन गांवों में काफी कुछ बदला। आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले सैलानियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या में हो रहा इजाफा यहां के लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। यही नहीं, जो गांव एक दौर में सुनसान नजर आते थे, आज वो पूरी तरह से गुलजार हैं। बावजूद इसके बॉर्डर के इन गांवों में अभी भी जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लाइट की सुविधा होना, जो ग्रेड के माध्यम से होना है, उसकी सुविधा भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम होम स्टे संचालन कर रहे हैं तो मतलब अपने जनरेटर के माध्यम से कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और हमारे यहाँ मतलब केरोसिन की कमी है। जैसा हमारे यहाँ लकड़ी नहीं है, पर्यावरण के ओर से हम लोग यहाँ लकड़ियाँ काटते नहीं है, ज्यादा कोई वो नहीं है। फिर बाहर से हमारा सिलेंडर का व्यवस्था नहीं है यहाँ। बॉर्डर के ये गाँव पर्यटन के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण इनका सामरिक महत्व भी है। बावजूद इसके इन गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। हालात ये हैं कि सौर ऊर्जा और जनरेटर की मदद से ये अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। मोबाइल सर्विस भी यहाँ राम भरोसे है। कहने को तो यहाँ कुछ टावर बीते सालों में लगे हैं, लेकिन 80% मौके पर ये सफेद हाथी ही साबित होते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से पर्यटकों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। सरकार की ओर से NHM के द्वारा गुंजी में एक डे केयर सेंटर बन रहा है और एक डॉक्टर का ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, और इस समय गुंजी में एक सब सेंटर चालू हालत में है और एक टाइप ए अस्पताल चालू हालत में है, और अभी कुटी में एक सब सेंटर है। बॉर्डर के गुंजी, नाबी और कूटी गांव सुरक्षा के लिहाज से खासे अहम है। इन तीनों गांवों पर नेपाल अपना दावा जताता रहा है। ऐसे में सुविधाओं का यहां पहुंचना और अधिक जरूरी हो जाता है। इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया गया है, जिस कारण उम्मीद बंधी है कि आने वाले सालों में यहां की तस्वीर काफी कुछ बदल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।